हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू हेल्दी किंगडम ऑफिशियल पे। मैं हूं आपका हेल्थ केयर कंसल्टेंट वीरेंद्र कुमार और आज हम जानेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। तो क्या होता है हाइपरटेंशन की बीमारी? तो हाइपरटेंशन का मतलब यही होता है कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, नॉर्मल रेंज से ऊपर चला जाता है, तो उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो जब हम हाइपरटेंशन के लिए बीपी चेक कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये ध्यान रखना होता है कि जो पेशेंट है उसको किसी चेयर पे आसानी से बैठा के उसको काम करके, अगर यूरिनेशन उसको पेशाब लगा है तो पहले उसको पेशाब करवा के फिर बैठाएं ताकि वो रिलैक्स रहे। और जब हम बीपी मॉनिटर कर रहे हैं तो उस समय हमें देखना होता है कि कम से कम 2 या 3 बार रीडिंग ले ताकि उसका एवरेज निकाल सके और ठीक ठाक अनुमान लगा सके कि कितना बीपी अभी चल रहा है। आपको बताते चलें कि जो लगभग 25% पॉपुलेशन है जो शहरों से बिलोंग करती है और लगभग जो 10% पॉपुलेशन है गांव में बिलोंग करती है जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं। और अगर ऐसा माने कि जो 70% केसेस में हाइपरटेंशन या तो प्री हाइपरटेंशन स्टेज में रहता है या स्टेज 1 में रहता है। तो अभी हम देखते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80। और अगर देखेंगे कि प्री हाइपरटेंशन का जो केसेज है उसमें कितना सिस्टोलिक रहता है तो 120 से ऊपर, मतलब 121 से 129 तक होता है। और जो डायस्टोलिक है वो 80 से ज्यादा रहता है। और जब हम देखेंगे कि हाइपरटेंशन स्टेज 1 का है तो उस टाइम पे देखेंगे कि जो सिस्टोलिक है वो है 130 से 139 तक और डायस्टोलिक लगभग 90 तक है, 80 से 90 के बीच में। तो इस हिसाब से जब स्टेज 2 पे जाएंगे तो अगर हम स्टेज 2 की बात करें तो स्टेज 2 का शुरुआत ही होता है 130 से 140 के बीच में और जो डायस्टोलिक है वो चला जाता है 90 या उससे ऊपर चला जाता है। कई बार ये भी देखा गया कि कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिसमें 150, 170, 180 तक चला जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ऐसे केसेस में हमें तुरंत अपने फिजिशियन से संपर्क करना चाहिए और उचित ट्रीटमेंट तुरंत ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें देर कर देंगे तो बहुत सारे बीमारियां होने के चांसेज हैं। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेज हैं उसको अगर हम देखेंगे तो जो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है वो यही है, हार्ट अटैक हो सकता है या हार्ट फेलियर हो सकता है या क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है या कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है। तो ये बहुत सारे टाइप्स के कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अगर हम ये देखें कि प्री हाइपरटेंशन का क्या यहाँ पे मतलब है, तो हम ये देखेंगे कि जो प्री हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं उनमें कोई अलग से कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं, वो नॉर्मल सिम्टम्स रहते हैं उनके और उनको ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कई बार अगर पेशेंट को कोई किडनी डिजीज है, कोई गुर्दे की बीमारी है और फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं हो रहा है यूरिन का, तो हमें अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके मेडिकेशन शुरू कर लेनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि हाइपरटेंशन होने के क्या कारण है, ब्लड प्रेशर बढ़ने के क्या कारण है। तो उसमें कई कारण आते हैं। तो मेन कारण है उसमें स्मोकिंग का। जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं वो भी इसके पेशेंट्स बन सकते हैं। अगला है ओबेसिटी, जिसमें बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 25 के ऊपर जाने लगता है। बॉडी मास इंडेक्स क्या है उसको हमने प्रीवियस वीडियोज में बताया है कि उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मोटापा भी एक तरीके का इसमें कंट्रीब्यूट करता है। अगला है फिजिकल इनएक्टिविटी। फिजिकल इनएक्टिविटी का मतलब यही होता है जब हम कोई काम नहीं करते हैं और बॉडी बहुत देर तक सेडेंटरी पोजीशन पे रहती है तब इसको बोलते हैं फिजिकल इनएक्टिविटी। तो ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा और भी कारण हो सकता है कि अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी डायबिटीज है, शुगर का पेशेंट है, को भी हाइपरटेंशन हो सकता है। और एक बार ये भी देखेंगे कि अगर पेशेंट की एज अगर मेल है तो 55 साल और अगर फीमेल है तो 65 साल की है तो भी कई बार हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है अब स्ट्रेस की वजह से। कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि अगर फैमिली हिस्ट्री रही है, पेशेंट के फादर को है या मदर को है, तो भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं हाइपरटेंशन डेवलप होने के। अब हम देखेंगे कि इसके लक्षण क्या है। तो लक्षण अगर ऐसा माने कि जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है इसको हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत धीरे से आती है और अचानक से एकदम बाहर आ जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है या हार्ट फेलियर हो जाता है। तो ये भी देखना है कि इसके क्या लक्षण है। तो लक्षण यही है कि सबसे पहले सिर दर्द होता है, सीने में दर्द होता है
या सांस लेने में दिक्कत होती है, कई बार मेंटल कंफ्यूजन रहता है या समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है, उल्टी भी आ सकती है, जी मचला सकता है और क्या हो सकता है, चक्कर आ सकता है। तो ये सारे लक्षण इसके होते हैं। अब देखेंगे कि ये सारे लक्षण हैं, तो अभी हमें देखना है कि इसका चेकअप क्या है, रूटीन चेकअप क्या है या रूटीन टेस्ट क्या है। तो रूटीन टेस्ट में हम ईसीजी करवा सकते हैं, यूरिन का एनालिसिस कर सकते हैं। यूरिन के एनालिसिस में हम ये देख सकते हैं कि सोडियम कितना है, पोटेशियम कितना है, क्रिएटिनिन कितना है, कैल्शियम कितना है। तो इससे एक अंदाजा लग जाएगा कि जो हमारी किडनी है वो ठीक से फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर रही होती है, उस टाइम पे जो यूरिन का फॉर्मेशन रुका रहता है और ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी भी वजह से ब्लड प्रेशर कई बार एबनॉर्मल हो जाता है। एक टेस्ट और कर सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लिपिड टेस्ट या लिपिड प्रोफाइल हम बोलते हैं उसको। तो लिपिड प्रोफाइल में हम एचडीएल, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल ये सब चेक करते हैं। और इसमें भी ध्यान रहना चाहिए कि अगर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या एलडीएल ये सब बढ़ रहा है तो एक तरीके का ये कंट्रीब्यूट करेगा हाइपरटेंशन में या हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। तो अब हम देखेंगे कि अगर हाइपरटेंशन की कंडीशन आ गई है, चाहे स्टेज 1 की हो या स्टेज 2 की हो, तो इसमें अगर मैनेज नहीं हो पा रहा है और दवाइयों की जरूरत पड़ रही है, तो कौन सी 4-5 कैटेगरीज हैं जिसकी दवाइयां हम यूज करते हैं या कौन से इलाज हैं। तो उसमें जो इलाज की जो पहली कैटेगरी है वो डायूरेटिक्स है, जिसमें हम हाइड्रोक्लोरथायजाइड या फ्यूरिसिमाइड दे देते हैं। उसके बाद आता है बीटा ब्लॉकर, जिसमें एटेनोलॉल, प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल ये सब आता है। ये भी काफी अच्छे ट्रीटमेंट माने जाते हैं। फिर आता है एसीई इनहिबिटर, और इसमें जितने भी प्रिल कैटेगरी की दवाइयां जैसे लिस्नोप्रिल, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल ये सब, तो ये सब कैटेगरीज में दवाइयां आती हैं। अगला है एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर इनहिबिटर्स या ब्लॉकर्स। इसमें जितने सर्टन कैटेगरी की दवाइयां होती हैं जैसे लो सर्टन, कैंडी सर्टन, तो ये सब आता है। और अगर बात करेंगे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कौन से हैं, तो उसमें सबसे बढ़िया जो दवाई है वो है अम्लोडिपिन। ये बहुत अच्छा माना जाता है हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए। पर जो हमारा मकसद है वो हमें ये बताना है कि इन दवाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ सकती है अगर हम कुछ अपने बिहेवियर को चेंज कर लें या लाइफ स्टाइल को मैनेज कर लें। तो कैसे करते हैं और उससे कैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ सकता है, उसके लिए हमारे जो 5 रूल हैं या 5 नियम है, तो उसमें सबसे पहला है वेट रिडक्शन। अगर हमारा वेट ज्यादा है और हम ओबेस कैटेगरी में आते हैं, मतलब हमारा बीएमआई 25 से ज्यादा है, तो हमें वेट को मैनेज करना है और रिड्यूस करना है बॉडी वेट। तो अगर बॉडी वेट को हम रिड्यूस करके बीएमआई को 25 के अंडर लाते हैं या कंट्रोल में लाते हैं, नॉर्मल बॉडी वेट पे लाते हैं, तो भी हम करीब 5 से 20 mmHg तक ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। मतलब अगर 140 है तो 120 तक हो सकता है, जो नॉर्मल कैटेगरी में आता है। फिर दूसरा ये है कि हम फूड की प्लानिंग कर लें। तो फूड की प्लानिंग कैसे होगी? फूड की प्लानिंग यही है कि जो हम फूड खा रहे हैं वो लो फैट डाइट होना चाहिए। अगर फैट बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो चांसेस है कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ सकते हैं। साथ में जो फ्रूट्स हैं जैसे बनाना है, एप्पल है, ऑरेंज है, ये सब यूज कर सकते हैं। और अगर नॉन वेज है तो वो फिश भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि फिश में एक बहुत बढ़िया ऑयल पाया जाता है जिसको हम ओमेगा 3 फैटी एसिड कहते हैं। ये भी बहुत हेल्प करता है ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में। अगर हम फूड प्लानिंग को भी कंट्रोल करते हैं तो भी हम करीब 8 से 14 mmHg तक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। अगला इसमें जो थर्ड है वो है डाइटरी सोडियम इंटेक को कम करना है। तो डाइटरी सोडियम इंटेक को कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर हम नमक को कंज्यूम करना कम कर दें, या ऐसा मान लें कि करीब अगर हम 6 ग्राम सोडियम क्लोराइड भी ला देते हैं, रेंज में ला देते हैं, तो 2 से 8 mmHg तक हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा सिस्टोलिक में। और चौथा ये है कि फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी। तो कई बार हम ऐसी जॉब या प्रोफेशन में रहते हैं या ऐसे किसी काम में बिजी रहते हैं जिस वजह से एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, तो उस टाइम पे भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी है। तो फिजिकल एक्टिविटी में क्या करें, कैसे करें, उसके बहुत सारे डिटेल्स में नहीं जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है कि फिजिकल एक्टिविटी में क्या कर सकते हैं, तो आपको ब्रिस्क वॉकिंग करना है करीब आधे घंटे के लिए पर डे। ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब है थोड़ा तेज से आपको चलना है या दौड़ना है।
आधे घंटे के लिए, तो भी आपका जो बीपी है वो करीब 4 से 9 mmHg तक कंट्रोल में आ सकता है या डाउन हो सकता है। तो अगर प्री हाइपरटेंशन की कैटेगरी में है, आपका जो बीपी है 130 सिस्टोलिक चला गया है तो 120 तक आ जाएगा, जो नॉर्मल कैटेगरी में आता है। और जो लास्ट 5वां पॉइंट है वो ये है कि एल्कोहल कंजम्पशन को रिड्यूस करना है। देखा ये गया है कि जो हमें ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हमें जो मिलते हैं उसमें ये देखा गया है कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ओल्ड एज के होते हैं, या ऐसा मान सकते हैं कि 50 साल से ज्यादा की उम्र के होते हैं और वो एल्कोहल का भी कंज्यूम करते रहते हैं। तो एल्कोहल के कंज्यूम को रोकना है या रिड्यूस करना है। अगर एल्कोहल कंज्यूम कर ही रहे हैं तो 2 ड्रिंक से ज्यादा ना लें। अगर फीमेल है पेशेंट और वो एल्कोहल कंज्यूम करती हैं या एल्कोहल लेती हैं या शराब पीती हैं तो उनको 1 ड्रिंक से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर इसको भी लिमिट करते हैं एल्कोहल कंजम्पशन को, तो भी हम 2 से 4 mmHg तक सिस्टोलिक को कम कर सकते हैं। तो ये जो 5 इसके ब्रह्मास्त्र हैं, इसको अगर ध्यान में रखेंगे तो अगर 140 mmHg तक भी है सिस्टोलिक तो भी हम उसको 120 के अंदर तक ला सकते हैं बिना किसी दवाई के। एक बात यहाँ ये ध्यान रखने वाली है कि जो जितना भी मेडिकेशन होता है ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए, वो उसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। परमानेंट ट्रीटमेंट अगर हम बोलें कि किस वजह से ठीक हो जाएगा या कौन सी तरीके हैं जिससे ठीक हो जाएगा, तो यही 5 तरीके हैं। अब हम देखेंगे कि क्या सावधानियां हैं। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया है तो आगे क्या सावधानियां रखनी है। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है तो भी आपको हर दूसरे साल इसको चेक करते रहना है। अगर आप प्री हाइपरटेंशन की कैटेगरी में थे तो भी हर साल आपको चेक करते रहना है। अगर स्टेज 1 की कैटेगरी है तो हर 2 महीने पे चेक करें, और अगर स्टेज 2 का हाइपरटेंशन है तो आपको हर मंथ चेक करना होता है, और अगर उससे ज्यादा का है तो आपको हर टाइम पे चेक करना है, वीकली चेक करना है, डेली चेक करना है। अगर बीपी बढ़ रहा है तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें ये एक चीज ध्यान रखना है कि अगर वो महिलाएं हैं और गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करती हैं तो उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन हो सकता है, जिसकी वजह से भी अगर वो एक तरीके का स्टेरॉइड है और उससे भी हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 4-5 mmHg तक बढ़ जाता है। तो ये भी एक कंट्रीब्यूट करता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। अगर ब्लड प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है तो अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं तो और थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है तो उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और अपने अपनों के साथ शेयर भी करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।